हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारे बिजनेस में कितना प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ और कितना प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी होना चाहिए। बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग अभी इस टॉपिक में कवर करेंगे। कंपनी वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कंपनी की ध्यान दीजिएगा, कंपनी की वैल्यू जो होती है, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी या मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें उसको क्या करना होता है, हमें उसको मैक्सिमाइज करना होता है साहब। और जो कॉस्ट होती है कैपिटल की, वो हमें क्या करनी होती है, हमें कोशिश हमारी यही रहती है, हम क्या करते हैं उसको, हम उसको मिनिमाइज़ करते हैं ना। यही तो हमारा लक्ष्य होगा कि हम अपने कॉस्ट को क्या करें, मिनिमाइज़ करें और अपने कंपनी की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, मार्केट वैल्यू को क्या करें हम लोग, मैक्सिमाइज़ करें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ मतलब शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स हैं उनको क्या मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले। रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अगर हम उनको डिविडेंड खूब सारा बांटें तो भी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, और अगर हम उनके शेयर्स के प्राइस को बढ़ा दें, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स अगर बढ़ जाएं, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी साहब शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। इफ ऑल्टरिंग द गियरिंग रेशो, गियरिंग रेशो जब भी कभी आप लोग यहाँ देखो ना, जब भी गियरिंग वर्ड देख जाओ, समझ जाओ कि यहाँ बात हो रही है फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, या गियरिंग को आप ये मान के चलो लोन के बारे में। ठीक, कितना प्रपोर्शन ऑफ लोन हम लोग अपने कंपनी में रखें या डेप्थ अपनी कंपनी में रखें। आपको आई थिंक तीनों में एक ही चीज़ दिख रही होगी, डेप्थ होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लोन भी एक कर्ज है, फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या है, वो हमारा होता ही रहता है। ठीक, तो गियरिंग मतलब प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ, दैट इज द गियरिंग। ठीक, लिखिए बात, इफ ऑल्टरिंग द गियरिंग रेशियो द एक्सटेंट टू विच डेप्थ इज यूज्ड इन द फाइनेंस स्ट्रक्चर। गियरिंग मतलब क्या लिखा है, कितना प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ हम लोग अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को गियरिंग रेशियो कहते हैं। कुड इंक्रीज वेल्थ, क्या लिखी है बात, इफ ऑल्टरिंग द गियरिंग रेशियो कुड इंक्रीज द वेल्थ द फाइनेंस मैनेजर वुड हैव अ ड्यूटी टू डू सो। अगर उनको लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकता है, तो उनको ऐसा कर देना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ बाई चेंजिंग द गियरिंग रेशियो और लेवल। तो इन्होंने कहा है, क्वेश्चन पूछा है, आइए देखते हैं क्या क्या आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब मैं आपको ना, पहले ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपको एक पूरी कहानी सुना दूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे कहानी क्या दी गई है उसको आप समझ लीजिए, फिर मैं वापस उस चीज़ पे चलूँगा। रुकिए, अच्छा आइए एक कहानी सुन लीजिए पहले। हाँ, ये देखिएगा, कहानी बहुत ही बेहतरीन है। अपनी प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा आप लोग, अगर आपको बनाने का मन करे तो अपनी कॉपी में ज़रूर बना लीजिए। ठीक, ये है साहब आपका स्टेज 1। ठीक, ये है आपका स्टेज 2 और ये है आपका स्टेज 3। ठीक, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं बहुत स्लोली कहानी सुनाऊंगा। मान लीजिए कंपनी है, ठीक, एक कंपनी है, पूरा धुआं निकल रहा है उससे, ठीक है, एक कंपनी। अब उस कंपनी में साहब ये क्या है पता है, ये है आपका डेप्थ का प्रपोर्शन। ये क्या है, ये है आपका डेप्थ, कि आपकी जो कर्ज है वो बढ़ रहा है। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गियरिंग लिखा है, डेप्थ अपॉन इक्विटी, डेप्थ का प्रपोर्शन कितना है वो यहाँ पे बात की गई है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी उससे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये। ठीक, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे बढ़ रहा है,
और गियरिंग जो है हमारा डेप्थ का प्रोपोर्शन, डेप्थ अपॉन इक्विटी, दैट इज़ वो ऐसे जा रहा है। ठीक, देखिएगा अब यहाँ बात ये हो रही है भाई कि अगर आप अपना एक बिजनेस है, सोचिएगा कंपनी क्या कर रही पता है आपको, पता है मैंने ये बात पूरी सुनाई थी कहानी कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ना, उनसे जब कंपनी पैसा लेती है तो कंपनी उनको क्या देती है, कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है। ठीक, और इक्विटी शेयर होल्डर से जब पैसा लेती है तो कंपनी उनको डिविडेंड देती है। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि यार अगर जैसे सोचिए डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, डिबेंचर होल्डर से जब कंपनी पैसा लेती है तो अपने जो उनकी बिल्डिंगें हैं या कुछ उनके कार हैं उनके पास, तो क्या करते हैं अपनी चीज़ों को गिरवी रख देते हैं इन डिबेंचर होल्डर के पास। ठीक, डिबेंचर होल्डर जैसे हैं तो इनके ऊपर क्या रख देंगे, वो गिरवी रख देंगे, भैया ये हमारी चीज़ आप गिरवी रख लो। लेकिन मैंने आपको ये बात याद होगा, मैंने बात बताई थी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये लोग जब पैसा देते हैं तो बेचारे अपना ले लो भाई पैसा, हमें दे देना, इंटरेस्ट डिविडेंड देते रहना, लेकिन इनके पास कोई चीज़ कंपनी गिरवी नहीं रखती, मॉर्गेज नहीं रखती, क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके ऊपर रिस्क ज़्यादा होता है। और हाँ, इनको ये भी होता है कि अगर कंपनी ग्रो बहुत अच्छा कर जाएगी ना तो इनको अच्छे खासे डिविडेंड बाद में मिलेंगे और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बाद में। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स का ये रहता है कंपनी कुछ भी करे, इनको जो इंटरेस्ट मिलना है वो तो फिक्स्ड ही मिलना है। लेकिन वैसे इनको अच्छा एडवांटेज डिवेंचर होल्डर्स को ये रहता है कि इनके पैसे डूबते नहीं हैं। अगर कंपनी पूरी बंद भी हो गई ना, ख़त्म हो गई मान लीजिए कंपनी, तो भी साहब क्या होगा ना कि कंपनी अपने एसेट्स को बेच के इनका पैसा रिटर्न कर देगी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से क्या होता है ना, पैसे डूब जाते हैं साहब, वो लॉस हो जाता है, बैड डेप्स हो जाता है एक तरीके से। तो आपने ये देखा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर बियरिंग द मोर रिस्क, दे आर हैविंग द मोर रिस्क इन कंपैरिजन टू द डिवेंचर होल्डर्स। अगर कंपनी ऐसा करे कि डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट जो कंपनी दे रही है वो 12% से दे रही है, तो आप मुझे बताइए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे ना भाई कि यार अगर आप उनको जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो 12% से दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो इंटरेस्ट चाहिए वो हमें इनसे ज़्यादा चाहिए। तो अब कंपनी ने बोला यार आप तो बड़ा मतलब, आप बोले हाँ हम रिस्क ले रहे हैं भाई, हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है भाई ले। तो इन्होंने बोला हम 16% लेंगे। ठीक है, अब कंपनी राज़ी हो गई, ठीक है आपको हम एनुअल ग्रोथ शेयर्स प्राइस में या डिविडेंड के फॉर्म में कैसे भी करके हम आपको 16% देंगे। और डिवेंचर होल्डर वाला तय हो गई बात, 12% पे डन हो गया। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब बिजनेस में तय हो गया, अब पैसे आ गए। अब कंपनी दिमाग लगा रही, कंपनी बोल रही यार कि 12% पे, मैं इसको 12 मान रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे 2 के लिए 16 मान रहा हूँ, ठीक सिंपल रखने के लिए। अब कंपनी डिवेंचर होल्डर बोल रहे हैं हम 12% लेंगे और इक्विटी वाले बोल रहे हैं हम 16 लेंगे। तो कंपनी दिमाग लगाया, कंपनी बोली भाई ऐसा करते हैं हम लोग अपने जो डिवेंचर का जो प्रोपोर्शन है, मतलब डेप्थ का जो प्रोपोर्शन है, हम वहीं से पैसे ज़्यादा लेते हैं। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर से पैसा ले लिया, खूब सा लेना स्टार्ट कर दिया, उसको बढ़ाना स्टार्ट किया। तो और उससे क्या करेगी कंपनी, अपना जैसे अगर कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए, कंपनी के पास मान लेते हैं, कंपनी क्या बोलेगी भैया हमारे पास अभी 50 करोड़ मान लीजिए इक्विटी के थे, 50 करोड़ मान लीजिए डेप्थ के थे। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपना जो डेप्थ का प्रोपोर्शन है उसको बढ़ाना स्टार्ट करेगी और क्या करेगी, इन इक्विटी वालों को कम करना स्टार्ट करेगी और इक्विटी वालों का क्या करेगी, वो पैसा देती चली जाएगी। तो ये 60 कर देगी, ये 40 कर देगी, फिर ये 70 कर देगी, ये 30 कर देगी और एक समय के बाद साहब इनको क्या करेगी, वो कम करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ ज़रा कहानी देखिएगा, कंपनी कर क्या रही है। कंपनी यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग फेजेस में कंपनी क्या करती है, कंपनी डेप्थ से साहब पैसा रेस करती है। तो कंपनी के पास मान लेते 50 करोड़ रुपए यहाँ पे इक्विटी के थे, 50 करोड़ रुपए डेप्थ के थे। अब स्टार्टिंग में कंपनी ने 50 को यहाँ पे 60 किया, ध्यान दीजिएगा 60 करोड़ रुपए। अब सोचिए कंपनी 60 करोड़ रुपए अगर बैंक से लोन लेगी तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी वालों को क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास 60 करोड़ की कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी और ये क्या हो गया, 40 हो गया। अब इक्विटी शेयर होल्डर, अब ध्यान दीजिए जैसे ये करेंगे उसके बाद अब मान लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ कम हो गए, मान लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स जो थे वो कुछ कम हो गए, बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे
कुछ कम हो गए, मान लीजिए उसमें से 1-2 चलेगा, अब कम हो गया ना, उनका रीपेमेंट कर दिया, अब कम बचे। अब रिमेनिंग इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा। रिमेनिंग इक्विटी बोले भाई आप क्या कर रहे हो, आप इतना सारा कर्ज लेके बैठे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ को बढ़ा रहे हो हमारी कंपनी में और प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कम कर रहे हो। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आप पैसे कमाओगे तो सबसे पहले आप डिबेंचर होल्डर वालों को इंटरेस्ट पे करोगे। बोले हाँ, ये तो मतलब वो तो रूल ही है और पे करने के, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, व्हाट दे विल फील, दे विल स्टार्ट फीलिंग देमसेल्फ इन मोर रिस्क। और जब उनको और रिस्क फील होगा, ध्यान दीजिएगा, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी वो बोलेंगे भैया अब हमें आप क्या करिए, हमें 16% नहीं, हमें क्या चाहिए अब हमें 20% से आप रिटर्न दो, बिकॉज वी आर फीलिंग मोर रिस्की। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके शेयर्स मार्केट में क्या करेंगे, बेच देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने मार्केट में शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, जब सब लोग किसी कंपनी के शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं तो मार्केट वैल्यू क्या होती है कंपनी की, कम हो जाती है साहब। और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती है। एक और बड़ी बात कहते हैं साहब, अगर कंपनी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो फ्यूचर में जब कंपनी कभी वापस सोचेगी ना पैसा रेस करने का, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा मार्केट से। चलिए, ये बात भी, अब डर गए, कौन डर गया, कंपनी डर गए, भाई ठीक है ऐसा मत करो, अच्छा ठीक है हम आपको क्या करेंगे, अब हम आपको 20% से इंटरेस्ट देंगे। अब लो, अब ये बात तय हो गई कि भैया आपको हम 20% से इंटरेस्ट देंगे। अब थोड़ा सा कहानी को मैं पहले एक तरफ इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इन दोनों को पूरा मिला के लास्ट में डिस्कस करूँगा। मुझे 5-10 मिनट टाइम दीजिए, मैं इसको पूरा कवर करूँगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, बस सुनते जाइएगा क्या क्या चल रहा है। अब क्या होगा कि भैया इनकी कॉस्ट बढ़ने लगी। अब खुद सोचिए आप, और कंपनी जब इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, इनका और कॉस्ट बढ़ गई, तो कंपनी अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात। अब कंपनी वाले सोचो भाई जल्दी ऐसा करो, इसको और कम करो यार, ये इक्विटी वालों कम कर दो, इनको क्या करो, इनका रीपेमेंट करते जाओ। अब इसको 30 किया और इसको क्या कर दिया, इसको 70 कर देंगे, क्योंकि पैसा तो चाहिए कहीं ना कहीं से। इन्होंने और कर्ज रेस कर दिया, और कर्ज रेस किया और क्या किया, इक्विटी के प्रपोर्शन को बढ़ा दिया। अब सोचिए ये लोग बैंक के पास जाएंगे, बैंक वाले बोलेंगे यार आपकी तो हर चीज़ गिरवी रखी हुई है यार, 60 करोड़ रुपये पहले लेके बैठे हो, आप कह रहे हो और पैसा चाहिए, कहाँ से दें पैसा, आपको एसेट वोसेट है। बोलेंगे हाँ हमारे पैसेट तो नहीं है, कम दिख रही है कुछ। तो बोले भैया आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, अब जो बैंक वाले हैं एक समय के बाद, सोचिए ना किसी बंदे ने अगर पहले से कितना कर्ज लेके बैठा हुआ है, वो और कर्ज लेने बैंक के पास जा रहा है, क्या बैंक क्या उसको सस्ते लोन देगी, नहीं देगी। बोले भैया अब हम आपको जो लोन देंगे ना वो 12% पे नहीं देंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, हम आपको देंगे अब 15%। लो मुसीबत। लेकिन स्टिल इनका जो खर्चा है इक्विटी के मुकाबले वो क्या है, वो तो कम है। यहाँ इक्विटी 20 पे चला जा रहा है, ये 15 पे ही चल रहा है अभी तक। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये हुआ कि जब आप प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ को बढ़ाते हो, तब थोड़ा बहुत बढ़ाते हो तो चलता रहे, चलता। जैसे इन्होंने क्या, मैंने क्या कहा 60 किया, तब तक चल गया, तब तक कोई इशू नहीं हुआ, तब इक्विटी वाले भी ठीक थे। लेकिन जैसे 70 मतलब 50 था, 50 से 60 किया तो ठीक था, 60 के 70 किया क्या किया, अब ये भी बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये हुआ कि एक प्रपोर्शन तक अगर आप नॉर्मल लेवल तक बढ़ाते हो तो इक्विटी वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आप प्रपोर्शन, जैसे 50-50 था, 50-50 था ना पहले से ही, इक्विटी 50 ये भी 50 थे, इक्विटी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है 50 रखो डेप्थ को। लेकिन जब आप एक लेवल से बढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 50 बेस्ट है, बेस्ट कुछ भी नहीं है। चलिए हम जरा इस मुद्दे पे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे दो चीज़ चल रही हैं। अब जरा इसी डायग्राम, अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसको डायग्राम को समझाने में, ठीक है। सुनते जाइएगा ये डायग्राम समझ लोगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। आप पूरा एग्जाम में जो भी लिखना होगा ना सब लिख डालोगे आप, ठीक। देखिए देखिएगा अब क्या होगा, ये है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 17 के 7th पार्ट में डिस्कस किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ये होता क्या है,
आपने अगर इक्विटी से, डेप्थ से, प्रेफरेंस शेयर से, लोन से, कहीं से भी बहुत जगहों से पैसा रेज किया हुआ है, सबका एवरेज कॉस्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैंने क्या कहा कि जब स्टार्टिंग में आपके पास मान लीजिए अगर 50-50 करोड़ तक पहुँचे, तब तक आपको इक्विटी वालों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, इतना प्रोपोर्शन डेप्थ चलता है यार, कितना इक्विटी से कंपनी रेस करेगी, तो उन्होंने कुछ कुछ डेप्थ से रेस किया हुआ है। तो मैंने क्या कहा, ये है आपका स्टेज 1, ये है आपका स्टेज 2। तो जब तक आप स्टेज 1 में हो तब तक चलता है। ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है, स्टेज 1 में हो तो ये गिर रहा है। बल्कि सही बताऊँ स्टेज 1 कैसा बनेगा, स्टेज 1 अगर मैं और प्रिसाइज बनाऊँ ना तो यहाँ 2 ही स्टेज बनेंगे, लेकिन मैं 3 से जानबूझ के बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, ठीक, यहाँ चलिए। तो एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि जब आप अपने प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ को बढ़ाते हो और प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी को क्या कर रहे हो, प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी को कम कर रहे हो, तो एक ऑप्टिमल लेवल आ जाएगा जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट रहेगी किस चीज़ की, एवरेज कॉस्ट, इक्विटी, डेप्थ, प्रेफरेंस, मैंने क्या कहा प्रेफरेंस भी क्या होते हैं, डेप्थ ही होता है, इन सब का जो कॉस्ट आएगा वो टोटल कॉस्ट जो आएगा वो कहाँ जाएगा, वो मिनिमम पहुँच जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जब आप एक प्रपोर्शन से ज़्यादा डेप्थ रेस करना स्टार्ट कर देते हो तो बैंक वाले भी क्या करते हैं, फिर आपको महंगा लोन देते हैं। बैंक छोड़ो, डिबेंचर होल्डर वाले भी तो ये बोलेंगे, भाई आप तो बहुत कर्ज लेके बैठे हुए हो यार, कहाँ से पे करोगे, आपकी पूरी एसेट सब गिरवी रखी पड़ी है यार, और आप इतना इक्विटी से सब रिपे करने के लिए आप मुझसे पैसे ले जा, हम लोगों से पैसे लिए चले जा रहे हो। सॉरी चूहा आ गया। तो अब आती है बात साहब यहाँ पे कि WACC जो निकला यहाँ पे ठीक है, तो अब आती है बात कि इतना प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी आप रीपे करने के लिए हमसे लिए चले जा रहे हो। तो डिबेंचर होल्डर बोलेंगे भाई देखो हमको बहुत रिस्क लग रहा है आपके हिसाब में यार, आपके कंपनी में, हम क्या करेंगे, हम आपको लोन महंगा देंगे। तो आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल जब आप अपने डिबेंचर्स को लोन को बढ़ाते चले जा रहे हो, ये बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है, ये क्या है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी वाले क्या बोलेंगे, भैया आप तो प्रोपोर्शन डेप्थ बहुत बढ़ा रहे हो। अगर आप डेप्थ का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी अर्निंग होगी, तो सबसे ध्यान दीजिएगा, जब किसी कंपनी की अर्निंग प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसमें से, जैसे आपको याद होगा मैंने अगर सिखाया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट में सबसे पहले क्या पे करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आता है उसमें से हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से क्या कहते हैं हम लोग, जो साहब जो आपका प्रेफरेंस जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ऑफ टैक्स आता है उसमें साहब क्या देते हो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या देते हैं, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को साहब आप डिविडेंड देते हो। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले दोगे तो अगर आपके प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या पता है क्या सोचेंगे, बोलेंगे पता नहीं यार, आपका जब इक्विटी वाले इतना बढ़ा दोगे, खूब अच्छा खासा प्रॉफिट में से जो ये प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट में से अच्छा खासा पैसा अगर इंटरेस्ट में दे दोगे तो हमारे यहाँ तक तो कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं, हम बहुत रिस्क फील कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हम आपको, अगर आप हमें इतना डिविडेंड दोगे तभी हम आपके कंपनी में टिकेंगे, नहीं दे पाओगे तो हम आपके क्या करेंगे, शेयर्स को सेल कर देंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसलिए साहब ये इक्विटी के भी कॉस्ट क्या हो जाएगी, जब प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ बढ़ेगा तो इक्विटी का जो कॉस्ट है, मतलब इक्विटी का कॉस्ट क्या होता है, के व्हाट, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय द शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड एज द के। तो साहब यहाँ पे के भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समय के बाद WACC भी क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 3 स्टेज की मैंने बात की। फर्स्ट स्टेज में देखो जब नॉर्मल लेवल तक बढ़ाओगे चलेगा, चलता, जब ये बढ़ रहा है, ये आप सस्ता वाला ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शन डेप्थ बढ़ा रहे हो, प्रोपोर्शन डेप्थ बढ़ा के आप इक्विटी को क्या करोगे, इक्विटी का रीपेमेंट करने की कोशिश करोगे और इनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा नॉर्मल प्रोपोर्शन डेप्थ बढ़ाने से। एक समय तक WACC घटेगा, लेकिन जब खूब डेप्थ बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो भाई जो इक्विटी वाले हैं खूब ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे और ओवरऑल आपकी WACC भी क्या होगा, वो भी बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो हमको करना क्या चाहिए,
कंपनी की जो वैल्यू, ध्यान दीजिए, ये जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ ये आपको अगले पेज पे मिलेगी बातें, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, फिर मैं थ्योरेटिकल बात स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा। तो इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा, इस लेवल पे जो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होती है वो क्या होती है, इस लेवल पे कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम होती, क्या होती, ऐसा डायग्राम को देखो, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होगी, पहले बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, यहाँ पे क्या होगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इस जगह ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे कंपनी की कॉस्ट सबसे कम आ रही है उस वहाँ पे साहब मार्केट वैल्यू जो कंपनी की क्या रहेगी, वो मैक्सिमम रहेगी। बात समझ में, सोचिए अगर आपकी कंपनी की कॉस्ट कम है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा उस टाइम पे। बस वही बात यहाँ कही गई है और यही चीज़ आपको, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कहाँ चला, ये दिख रहा है, तो यही चीज़ वहाँ पे डिस्कस की गई है जो मैं बताऊँगा आपको भी कैसे। इस लेवल देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ इक्विटी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे एक्स पे क्या है वो मैक्सिमम है। ठीक, आइए अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं जो मुझे सिखाना था। ठीक, ये एक बेसिक बात बहुत ज़रूरी थी मुझे बताना, नहीं था आपको कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है WACC के बारे में। ठीक, अब आती है बात एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनीज वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज, मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। इफ़ ऑल्टरिंग, अगर मतलब मैनेजर के हाथ में ही है, अगर ऑल्टरिंग द गियरिंग रेशो प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ अपॉन इक्विटी कुड इंक्रीज द वेल्थ, शेयर होल्डर्स के प्राइस को बढ़ा सकता है, तो फाइनेंशियल मैनेजर वुड हैव अ ड्यूटी टू डू, उसको ऐसा करना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ, क्या ये पॉसिबल है कि हम शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ा सकें बाय चेंजिंग द गियरिंग रेशो, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी, द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब देखिए मैंने क्या कहा, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है, देखिए द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज अ सम ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी क्या होती है, जो आपका डेप्थ का जो एक शेयर डिवेंचर का प्राइस है और जो इक्विटी का प्राइस है, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं और नंबर ऑफ इक्विटी कितने हैं। ठीक, उसको आपस में डिवेंचर का प्राइस, इक्विटी का प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर और नंबर ऑफ इक्विटी से, तो कुछ मिलेगा, जो मिलेगा उस दोनों को जोड़ोगे तो ये जो प्राइस दैट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, दैट विल बी कॉल्ड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। डिवेंचर का प्राइस एक, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं टोटल करोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, इक्विटी का प्राइस एक इक्विटी का प्राइस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक अमाउंट करोगे तो ये कौन सा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। ठीक है, यह भी मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ, सबको जोड़ दो क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस, दिस इक्वेट्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी प्लस डेप्थ। फिर लिखिए बात, क्या ये पॉसिबल, वही यहाँ बात हो रही कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम गियरिंग रेशियो को चेंज करें तो मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म को बढ़ा सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस इज नोन टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जरा लॉजिक समझिएगा, आज की जो मार्केट प्राइस है, किसी शेयर की प्राइस अगर 500 रुपये चल रही है, इसका मतलब क्या होता है, वो फेस वैल्यू ठीक है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन अगर आज मैं कहूँ कि यार गणेश ये शेयर आप मुझसे ले लो और ये शेयर जो आपको मिलेगा ये 500 रुपये का आपको मिल जाएगा, तो गणेश मुझे 500 रुपये इस शेयर के क्यों देगा और मैं उसको गणेश को ये 500 में क्यों बेच रहा हूँ। लॉजिक ज़रा ध्यान सुनना, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इस शेयर को अपने पास होल्ड भी करूँगा ना, तो फ्यूचर में जो मुझे डिविडेंड मिलने वाला है ना, वो कुल मिला के 500 तक ही मिलने वाला है, और जब एंड में बेचूंगा तो हो सकता है यार ये 50-60 रुपये का बिके और बीच में मुझे हो सकता है 440 रुपये क्या मिले डिविडेंड मिल जाए पूरी ज़िंदगी में। तो मैंने एक वैल्यू अपने मन से एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली और मैंने सोचा 500 में बेच दिया। और गणेश को क्या लगता है, गणेश को लगता है कि यार ये जो 500 में ले रहा हूँ मुझे ईजिली 500 रुपये में क्या करूँ, मैं रिकवर कर लूँगा, क्योंकि इसको गणेश को ऐसा लगता है कि मैं फ्यूचर में इससे 500 रुपये कमा लूँगा। तो उसने क्या किया, हम दोनों ही ने यहाँ पे अपने दिमाग लगाया और अपने दिमाग में रखा कि यार फ्यूचर में जो पैसे मुझे मिलने वाले हैं उसको हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होते हैं उसी के साथ करते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट। वही बात यहाँ पे की गई है साहब। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस इज नोन टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर, जो भी रिटर्न्स आने वाले हैं उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ, हमने किस रेट से डिस्काउंट किया, जो हमको लगता है जो रिटर्न जो जिस रेट से होने वाला है उससे हम डिस्काउंट कर लेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। If a company distributes all its earning, it follows that the total market value of the company
इक्वेट्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर। जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने वाले हैं उसको हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया। अब देखिएगा, अगर आपका WACC कम रहेगा, जितना WACC कम रहेगा साहब उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी रहेगी। ये है फॉर्मूला मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का निकालने का। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे साहब, जो भी उस कंपनी को, ध्यान दीजिएगा, कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में जितना कंपनी को कैश फ्लो होने वाला है उसको अगर आप डिवाइड करते हो WACC, आई होप आपको WACC पता है, नहीं पता तो प्लीज़ एक बार चैप्टर में 17 देख लीजिए लास्ट पार्ट। WACC आप जो ओवरऑल एवरेज कॉस्ट है कंपनी के साथ, जितनी कम कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा, जितनी कम कॉस्ट कंपनी की होगी साहब उतनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू कंपनी की आएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी परपेचुटी फॉर्मूला, मतलब ज़िंदगी भर पैसा आने वाला ऐसा मान के चल रहे हैं। वैल्यू ऑफ द कंपनी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कैन रिड्यूस द WACC बाय चेंजिंग द गियरिंग रेशो। सम साहब मैंने ये बात पहले भी डिस्कस किया है कि आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट चेंज हो सकता है। एवरेज कॉस्ट चेंज कब होगा, जब प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ और इक्विटी में हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे तो WACC भी चेंज हो जाता है। यहाँ बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ यू कैन रिड्यूस द WACC दिस रिजल्ट्स विद अ हायर मार्केट वैल्यू। अगर आपका WACC कम हो जाता है तो आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है ऑफ द कंपनी एंड देयर फॉर द इंक्रीज इन द शेयर होल्डर्स वेल्थ, और उसकी वजह से शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ता है एज दे ओन द कंपनी, क्योंकि वो मालिक हैं। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी विद द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ 100 इन परपेचुटी डिस्काउंटेड एट आइदर 15% और 10% इलस्ट्रेट्स दिस। अगर आपको 100 रुपये हर साल मिलने वाले हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट ऑफ द कंपनी क्या होगी। अगर आपका एवरेज कॉस्ट जो आ रहा है वो 15% चल रहा है तो आपकी देखो कंपनी की मार्केट वैल्यू फॉर्म कितनी है, 667 है। लेकिन अगर आपकी साहब जो कंपनी की कॉस्ट है साहब वो कितनी है, सिर्फ 10% वेटेड एवरेज, आपकी कॉस्ट कम है, आपकी कॉस्ट अगर कम है साहब तो आपकी फॉर्म क्या हो गई, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, मार्केट वैल्यू क्या हो गई, फॉर्म की इंक्रीज हो गई। WACC इज द वेटेड एवरेज। WACC क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये हमने चैप्टर 17 में देखा है, यूज्ड बाय द कंपनी। डेप्थ क्या होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया, डेप्थ चीपर होते हैं। आई होप जो मैंने 1 मिनट पहले बताया पूरी कहानी, उसमें क्या लिखा, यही मैंने एग्जांपल लिया, डेप्थ क्या होते हैं, चीपर होते हैं देन इक्विटी। क्यों, इनके ऊपर रिस्क कम होता है। और क्या ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ आपको ये भी मैंने सिखाया था कि डेप्थ से जब हम पैसा रेस करते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है। आपको याद है मैंने एग्जांपल बताया था कि मैं अगर आपको 100 रुपये दे रहा हूँ तो गणेश की जेब में 100 रुपये जा रहे हैं प्लस, लेकिन मेरी जेब से सिर्फ 70 रुपये ही कम हो रहा है। ये बात हमने चैप्टर नंबर 17 में ये भी कवर किया हुआ था। तो होता क्या है, इंटरेस्ट की वजह से हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट के कॉस्ट की वजह से हमको टैक्स रिलीफ मिलता है। ठीक, इसकी वजह से साहब डेप्थ क्या है, डेप्थ हमारे लिए एक सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जबकि हम इक्विटी वालों को जब डिविडेंड देते हैं तो उसका हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है। बट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डेप्थ मेक्स इक्विटी मोर रिस्की। अब अगर आप डेप्थ के प्रोपोर्शन को एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो मेक्स इक्विटी, तो उससे क्या होता है, इक्विटी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क फील करते हैं। क्योंकि होता, मैंने कहानी सुनाई, इक्विटी शेयर होल्डर्स ये फील करते हैं कि भाई आप प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ बढ़ा रहे हो, इसका मतलब कंपनी को हर साल इतना इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। और अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो सोचिए बैंक वाले पहुंच जाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स पहुंच जाएंगे, वो अपने एसेट्स को बेच बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। और कंपनी कहाँ चली जाएगी, कंपनी इनसॉल्वेंट हो जाएगी। और कंपनी अगर इनसॉल्वेंट हो जाएगी तो भाई सबसे डूबेगा कौन, इक्विटी वाला डूबेंगे ना, वो तो कहाँ से रिकवर करेंगे, कोई लॉ ही नहीं उनका। ठीक है, फिक्स्ड कमिटमेंट पेड बिफोर इक्विटी, वही बात लिखी है। वो रिस्क फील क्यों करते हैं, क्योंकि साहब डिबेंचर होल्डर्स के लिए हमने एक फिक्स्ड कमिटमेंट कर दिया है कि उनको पहले पैसा दिया जाएगा बिफोर इक्विटी। ये फाइनेंशियल रिस्क है। सो इंक्रीजिंग फाइनेंशियल गियरिंग, अगर आप डेप्थ के प्रोपोर्शन को, फाइनेंशियल गियरिंग मतलब डेप्थ का प्रोपोर्शन बढ़ाना। सो इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल गियरिंग इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उससे साहब इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले अपने कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। जब अपने कॉस्ट को, डिमांड को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड दैट वुड इंक्रीज द WACC। आई होप ये सब बातें मैंने पहले ही आपको ग्राफ से सिखा दी हैं। इम्पैक्ट ऑफ गियरिंग ऑन द WACC, ये सब बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाई ग्राफ में, वही उसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ जो मैंने ऐसा सिखाया ना, ये वाला है ना, सिखाया ना ये वाला, तो वही बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स वाला। अब आती है बात साहब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ गियरिंग ऑन द WACC। गियरिंग का क्या असर पड़ता है, इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ चीपर डेप्थ फाइनेंस। अगर आप डेप्थ के प्रोपोर्शन को बढ़ाते हो, वुड ऑल अदर थिंग्स इक्वल डिक्रीज द WACC। ठीक, ये अच्छी बात है इसने कही कि हाँ जब आप डेप्थ के प्रोपोर्शन को बढ़ाते हो तो आपका जो WACC का क्या होता है, WACC कम होना स्टार्ट हो जाए। जैसे आप डेप्थ को बढ़ाओगे ये कम हो रहा है। ठीक है,
इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ फाइनेंस इंक्रीजेज द रिस्क फॉर द इक्विटी, और जैसे आप इसको बढ़ाते हो इक्विटी शेयर क्या रिस्क बढ़ता है कि दैट इज के, सो विल ऑल अदर थिंग्स इक्वल इंक्रीजेज द WACC। लेकिन देखिए इंक्रीज प्रपोर्शन, आप जो इनका प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा अगर चेंज कर रहे हो आप इसका डेप्थ का, तो क्या होता है इससे रिस्क बढ़ता है और क्या होता है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बढ़ने की वजह से साहब क्या होता है आपका जो WACC है साहब वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है साहब। तो वही यहाँ बात की गई है। वेरियस थियरीज हैव अटेम्प्टेड टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच हैज़ अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन WACC, किसका असर ज़्यादा पड़ता है WACC पे। रिडक्शन इन WACC कॉज्ड बाय चीपर डेप्थ, द इंक्रीज इन WACC बाय इंक्रीजिंग इट्स इन फाइनेंशियल रिस्क एंड KE। सब किसका ज़्यादा असर पड़ता है ये बात इन्होंने। ठीक है साहब, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं साहब। नेक्स्ट चैप्टर में साहब हम लोग बात करेंगे, रुकिए हम इसको नहीं, इसको भी आज हम कवर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा बात करेंगे, मॉडलेनी मिलर बात है। इस थोड़ा सा मैं लेंदी रखा हूँ चैप्टर, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ट्रेडिशनल व्यू की बात करते हैं। ट्रेडिशनल व्यू क्या, जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया ना, वो इस सब ट्रेडिशनल व्यू ही था। ठीक, ऑल्सो नोन एज इंट्यूटिव व्यू, इसको साहब लोग इंट्यूटिव व्यू भी कहते हैं। द ट्रेडिशनल व्यू हैज़ नो थ्योरीज बेसिस, बट इसमें कोई ऐसा थ्योरी नहीं लगाई गई है, नॉर्मल कॉमन सेंस के बेसिस पे ये ट्रेडिशनल व्यू बनाया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर का। टैक्सेशन, यहाँ पे जो हमने ये पूरा जो पढ़ा था ना डायग्राम, वो पूरा ग्राफ समझा था। यहाँ पे साहब इस ग्राफ में कहीं भी टैक्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो ये एक यहाँ पे इसमें कमी है जो यहाँ पे की गई है कि भैया इसमें कहीं भी टैक्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये थोड़ा सा इसका एक ट्रेडिशनल व्यू क्या है, ट्रेडिशनल व्यू की एक खामी है। ठीक, और एट लो लेवल ऑफ गियरिंग, जब गियरिंग कम होती है तो क्या होता है, इक्विटी होल्डर्स परसीव रिस्क एज रिलेटिवली अनचेंज्ड। तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क कंपनी को आता है, ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ जो भी बातें कर रहे हैं वो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं। इक्विटी होल्डर्स परसीव रिस्क एज रिलेटिवली अनचेंज, जब लेवल ऑफ गियरिंग क्या है, कम है। ध्यान दीजिएगा, जब लेवल ऑफ गियरिंग क्या है, कम है। फिर से गाढ़े से कर देता हूँ, जब लेवल ऑफ गियरिंग क्या है, कम है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है, हाई लेवल ऑफ गियरिंग। दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको फिर हाईलाइट कर देता हूँ, ये 1 है और ये 2। एट लो लेवल ऑफ गियरिंग इक्विटी होल्डर्स परसीव रिस्क एज रिलेटिवली अनचेंज एंड KE मे राइज बट नॉट बाय द वेरी मच। KE थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो द इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ चीपर डेप्थ, जब हम प्रपोर्शन ऑफ चीपर डेप्थ को बढ़ाते हैं, विल हैव द ग्रेटर इफेक्ट, एंड जो डेप्थ का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इक्विटी वालों का जो क्या कॉस्ट बढ़ रहा है उसका असर नहीं पड़ेगा। एंड विल हैव अ ग्रेटर इफेक्ट एंड WACC विल फॉल एज द गियरिंग इंक्रीज। ये बात यहाँ आपको समझ में आ रही होगी। जब स्टार्टिंग में आप बढ़ाओगे तो इसका जो चेंज होगा बहुत कम चेंज होता है, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ का जो आप प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इसकी वजह से आपको WACC क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। इक्विटी होल्डर्स एट अ हायर लेवल ऑफ गियरिंग, अगर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इक्विटी होल्डर्स से इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स। अब साहब इसकी वजह से क्या होता है कि भैया रिस्क या रिटर्न्स आ रहे हैं, भैया अब जो मतलब रिस्क हो रहा है वो बढ़ रहा है। एज मोर डेप्थ इंटरेस्ट मस्ट बी पेड आउट ऑफ शेयर होल्डर्स प्रॉफिट। अब जब प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ बढ़ जाएगा तो साहब जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है साहब, वो पेमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क, उससे साहब कंपनी वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा फील होता है। इंक्रीज इन KE, अब तुरंत क्या करेंगे, जब भी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को रिस्क लगेगा बोलेंगे भैया हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, चाहे जो मर्जी वो करो, नहीं तो आपके शेयर्स हम बेच देंगे क्योंकि हमको रिस्क बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपकी कंपनी में एसेट्स कुछ बचे नहीं है, सब चीज़ तो गिरवी रख के बैठे हो आप। इंक्रीज इन KE फास्टर देन एट लोअर लेवल ऑफ गियरिंग, जब लोअर लेवल ऑफ गियरिंग था तो KE कम बढ़ रहा था और अब ज़्यादा बढ़ेगा। आउटवे द बेनिफिट्स ऑफ एक्स्ट्रा चीप डेप्थ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, अब इतना ये बढ़ जाएगा कि आपको जो सस्ता डेप्थ मिल रहा था ना उसका असर आपको दिखना बंद हो जाएगा और आपका WACC क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या लिखा है देखिए, तीसरा स्टेज, ये दूसरा स्टेज था, अब तीसरा स्टेज WACC स्टार्ट टू राइज। अब यहाँ स्टार्ट राइज हो रहा है। तीसरा स्टेज कहता है वेरी हाई लेवल ऑफ गियरिंग। क्या होता है, लिखिए बात साहब यहाँ पे, सीरियस बैंक करप्सी रिस्क वरीज इक्विटी एंड डेप्थ होल्डर्स अलाइक, दोनों को साहब, डिवेंचर होल्डर्स को भी और इक्विटी शेयर होल्डर दोनों को अब रिस्क लगने लगता है। भैया कंपनी सोचो, कंपनी खूब कर्ज लेके बैठी है, इक्विटी वाले सोच रहे हैं भैया हमको इतना कर्ज लेके बैठे, हम कहाँ से तुम हमको डिविडेंड दे पाओगे। लाइक KE एंड KD राइज
WACC राइजेस फर्दर, और दोनों साहब तीनों सब यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस कैन बी शोन डायग्रामेटिकली, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से ये बड़ा अच्छा सा बताया, वेयर K इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KD इज़ द कॉस्ट ऑफ डेप्थ। कंक्लूजन क्या निकला, देयर इज़ एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ गियरिंग, एक ऑप्टिमल लेवल भी होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पॉइंट X कहते हैं साहब। एट पॉइंट X द ओवरऑल रिटर्न रिक्वायर्ड बाई इन्वेस्टर्स डेप्थ इन इक्विटी इज minimized. It follows that at this point the combined market value of the firm depth and equity securities will also be maximized. इसके ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको मार्क करिए, it follows that at this point, किस पॉइंट पे, x वाले पॉइंट पे, at this point the combined market value किसकी, फर्म की, डेप्थ और इक्विटी सिक्योरिटीज, जो डेप्थ और इक्विटी की सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है will also be maximized. The point at which WACC is lowest, at that point market value of debt and market value of equity will be maximum. ठीक, implication of finance की बात यहाँ पे, कंपनी should gear up until, कंपनी को कहाँ तक gear, कंपनी को कहाँ तक proportional debt बढ़ाना चाहिए, जब तक until it reaches the optimal point, जब तक वो X पे नहीं पहुँचता, and then raise a mix of finance to maintain this level of gearing in the future, और बाद में साहब उसको यही proportion of depth और equity हमेशा maintain करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, देयर इज़ नो मेथड अपार्ट फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर की हेल्प से ही कंपनी जान सकती है कि हमको कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ और कितना प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी रखना चाहिए अवेलेबल टू लोकेट द ऑप्टिमल पॉइंट, ताकि हम लोग ऑप्टिमल पॉइंट पता कर सकें। एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द डेप्थ इनटू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे ही साहब एक ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस डेप्थ इंट्रोड्यूस करती है, WACC विल फॉल बिकॉज initially benefit of cheap depth finance more than the outweigh any increase in the cost of equity, जो cost equity का जो cost बढ़ता है वो डेप्थ के मुकाबले कम बढ़ता है, इसकी वजह से कंपनी का WACC क्या होता है, स्टार्टिंग में फॉल होना स्टार्ट कर देता है। more than the outweigh any increase in the cost of equity required to compensate equity holders of higher financial risk. as gearing, जैसे जैसे आप डेप्थ और कर्जा ले रहे हो, भैया ले लो कर्ज, as gearing continues to increase, the equity holders will ask for increasingly higher returns to compensate for ever increasing risk they face. Eventually, this increase will start to outweigh the benefit of cheap. और जब अब सोचो, जब हायर रिटर्न्स मांगना स्टार्ट कर देंगे साहब कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले, इसकी वजह से, बिकॉज क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनको वो अपने आप को कॉम्पनसेट करना चाह रहे हैं। किस लिए कॉम्पनसेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया उनको रिस्क लग रहा है, तो भैया हमारे रिस्क को क्या करो, हमको पैसे दे दोगे, हम रिस्क बेयर करने को रेडी हैं। अब जब उनको कॉस्ट बढ़ेगा साहब, इससे क्या होगा, उससे साहब जो बेनिफिट मिलने वाला था चीपर डेप्थ की वजह से वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से साहब WACC भी क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एट एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग द कॉस्ट ऑफ डेप्थ विल ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग। मैंने पहले ही कहा था, जब कंपनी वाले बार बार डिवेंचर होल्डर के पास जाएंगे, भैया हमें और पैसा चाहिए, हमें और कर्ज चाहिए, तो भैया बोलेंगे कुछ गिरवी तो रखो, गिरवी रखने कुछ है नहीं। जब गिरवी रखने को नहीं है तो हम आपको जो कर्ज देंगे वो क्या देंगे, वो महंगा देंगे, एक्सपेंसिव कर्ज देंगे, एंड वी विल चार्ज हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट। द एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग द कॉस्ट ऑफ डेप्थ विल ऑल्सो स्टार्ट टू राइज एज डिवेंचर होल्डर्स बिकम वरीड। डिवेंचर होल्डर भी वरीड हो गए अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर लोन, कितना वो गिरवी दे रहे हैं अपने, हम जो आपको कर्ज दे रहे हैं, एंड कंपनी की एबिलिटी भी, भैया आप कितनी एबिलिटी रहेगी, आप करोड़ रुपये लेते ही चले जा रहे हो, टू मेक एनी पेमेंट इवन ऑफ इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज देयर रिक्वायर्ड रिटर्न, शेयर होल्डर्स अपना अलग पैसा मांग रहे हैं, दिस विल कंट्रीब्यूट टू शार्पली इंक्रीजिंग WACC। इसकी वजह से साहब आपका WACC क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एज कंपनी बिगन्स टू सफ़र फ्रॉम हाई गियरिंग, अब कंपनी क्या हो रहा है, अब इतना गियरिंग की वजह से कंपनी क्या, अब कंपनी सफ़र करना स्टार्ट कर देगी साहब, कंपनी सफ़र करेगी। प्रॉब्लम सच एज, अब कंपनी पर एसेट्स कम बचेंगे टू ऑफर फॉर सिक्योरिटी, अब कंपनी पर एसेट ही नहीं बचेंगे गिरवी रखने के लिए, नया लोन लेने के लिए, एंड रिस्ट्रिक्टिव टर्म्स, अब जो लोग पैसा भी दे रहे हैं क्या लग रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस लगा रहे हैं कंपनी के ऊपर, एंड बिकम मोर फ्रॉम इन्वेस्टर्स बिकम ज़्यादातर मोर लाइकली, बहुत कॉमन सी बात हो गई है कि स्टाफ अब बड़े जो खास जो डायरेक्टर्स लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। की स्टाफ लीव टू अवॉइड बीइंग टेंटेड बाय फेल्ड कंपनी, वो चाहते ही नहीं कि ये फेल्ड कंपनी में हम रहें, छोड़ के जा रहे हैं। अनसर्टेनिटीज आर प्लेस इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर्स बोल रहे हैं भैया ये हमने डूबने वाली है, विच मे रिजल्ट इन लॉस सेल, अब सेल कम हो गई, एंड मोर एक्सपेंसिव ट्रेडिंग टर्म्स, लोग इनको महंगे पे सामान दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स रिफ्यूज टू इन्वेस्ट, लो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करने से मना कर देंगे। न्यू फंड्स फॉर NPV पॉजिटिव NPV प्रोजेक्ट्स, अब उनको लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव NPV आने वाला है इस कंपनी में, तो नए शेयर होल्डर्स पैसा ही लगाएंगे, एंड दे डू नॉट विश टू
थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड, बुरी चीज़ के पीछे पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। इफ़ अ bankruptcy situation finally occurs, the assets may be sold off quickly and cheaply. A large proportion of management time is spent firefighting and focusing on short-term cash flow rather than long-term shareholders well. अब सब कंपनी आपस में शॉर्ट टर्म में डूबी रहेगी भैया, कहाँ कहाँ से पैसा लाएं। A traditional view therefore claims that there is an optimal capital structure, जबकि ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है? ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि भैया एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वेयर WACC इट एट द मिनिमम। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट X ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। अब आगे मैं एक और दिखाता हूँ। ऑप्टिमल पॉइंट ये होता है जो कि पॉइंट कहाँ है, जो कि पॉइंट X पे है। तो यहाँ क्या बात हो रही है? एट पॉइंट X द ओवरऑल रिटर्न रिक्वायर्ड बाई इन्वेस्टर्स डेप्थ एंड इक्विटी इज मिनिमाइज। इस लेवल पॉइंट X पे क्या होता है? जितना रिटर्न इन्वेस्टर्स मांग रहे होते हैं, चाहे वो डिवेंचर वाले हों चाहे इक्विटी वाले, वो क्या होता है? बहुत ही मिनिमम पैसा मांग रहे होते हैं। इट फॉलोज दैट एट दिस पॉइंट द कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म्स डेप्थ एंड इक्विटी एंड सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी मैक्सिमम। इस लेवल पे क्या रहता है? फॉर्म की जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू जो रहती है, डेप्थ और इक्विटी क्या रहती है? वो मैक्सिमम रहती है। मतलब जब दोनों की वैल्यू सबसे ज़्यादा, मार्केट वैल्यू इक्विटी यहाँ सबसे ज़्यादा रहेगी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगी? मैक्सिमम इस लेवल पे रहती है। The main support of the traditional view is that it simply accords with common sense. ये common sense पे काम करता है। Until 1958 it was not questioned। और इस theory को 1958 तक किसी ने इस पे कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्वेश्चन नहीं उठाया। To address this problem, two economists attempted to find the optimal point in 1958। optimal point कैसे निकालें, इसके लिए दो थियोरिस्ट हैं, एक है मोडिग्लानी और एक है मिलर। इन दोनों ने 1958 में एक थियोरी दी, उसको हम साहब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। टेक केयर, खूब पढ़ाई करें, जल्दी से CCA बने। थैंक यू सो मच।